सो द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये एक मापदंड है जिनके द्वारा हम किसी पर्सन को, उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स को या उनके मापदंडों को, कि मतलब हम वो कुछ पैरामीटर्स रखते हैं ना, तो उनके कैसे हम किसी की पर्सनैलिटी को समझें, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिन पे उनको खरा उतरना होता है, या लाइक हम उससे उनको जज करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये पर्सन ऐसा है, इसको ये काम दिया जाना चाहिए, ये काम ये ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसको पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन उसके पहले पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। The pattern of characteristics, thought, feeling, and behavior that distinguish one person from another and that persist over time and situation. एक हर पर्सन की ना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक सेकेंड ना, चार्जिंग में लगा देते, एक सेकेंड वेट कीजिए। पर्सनैलिटी अपने आप में क्या चीज़ होती है? पर्सनैलिटी वो होती है, जैसे कि हमने बताया, एक बिहेवियर, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी में उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का ये डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से, जिसकी वजह से हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि वो दूसरों से उन चीज़ों में मैच नहीं होता। आपकी कोई एक चीज़ दूसरों से मैच हो सकती है, लेकिन हर चीज़ होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी कहलाता है। और इस तरह की जो पर्सनैलिटी, अब ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि हर एक में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो हर पर्सन सेम सिचुएशन में हर पर्सन अलग अलग तरीके का बिहेव करता है, अलग अलग तरीके के डिसीजन वो लेता है। ठीक है, तो ये हुई पर्सनैलिटी की बात। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हमारा टॉपिक है वो मतलब क्या, और ये थ्योरी जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स की, ये कहाँ से आई, क्या इसका यूज़ है। सो द पर्सनैलिटी जो थ्योरी है, उसमें हम किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं, मनोविज्ञान को समझ सकते हैं किसी के। ये जो थ्योरी है उसको सबसे पहले किसने बताया था? लुइस गोल्डबर्ग ने। इस थ्योरी के जन्मदाता जो है वो है लुइस गोल्डबर्ग। एक सामान्य सी परिस्थिति में हर पर्सन अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करता है, इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स की थ्योरी दी थी। मतलब एक हिंदी में अगर समझे तो इसको एक मापदंड समझ सकते हैं, व्यक्तित्व के मापदंड। इसी को बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। और बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हर पर्सन की पर्सनैलिटी के में एक 5 बड़े फैक्टर्स होते हैं। उन पांचों फैक्टर्स को चेक करके हम बता सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, और उन पांचों को स्टडी करके हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में और उस पर्सन के बिहेवियर, उन चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स समटाइम नोन एज द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, इसी को 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, या इसी को अगर सिंपली हमको याद करना है तो ओशिन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओशिन मॉडल में क्या है? ओ मीन्स ओपननेस, सी मीन्स कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, एंड ई मीन्स एक्सट्रावर्जन, ए मीन्स एग्रीएबल, एन मीन्स न्यूरोटिक्सिज्म। ओशिन, ओशिन नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। ये 5 फैक्टर को हर किसी की पर्सनैलिटी में होते हैं, और इन 5 फैक्टर में हर कोई इन पांचों मापदंडों पे हम उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं।
तो ये जो ओशियन थ्योरी है, द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, दीज आर फाइव, इनके अकॉर्डिंग क्या है? ओ ओपननेस, सी कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबल एंड न्यूरोटिक्सिज्म। इनको आगे समझेंगे हम कि कैसे। ओ मीन्स क्या? तो पहला जो है ओपननेस, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पहला जो है ओपननेस, ओपननेस का मतलब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है खुलापन। हर पर्सन में ये पांचों चीजें होती हैं, इन पांचों को चेक करना होता है कि वो ऐसा है या नहीं है, या कितना परसेंट वो ऐसा है। लाइक ओपननेस मतलब खुलापन, खुलापन अपने बिहेवियर में, उसके साथ ही साथ कितना क्यूरियस है, कितना लोगों के अचीवमेंट पे उसका किस तरह का रिएक्शन रहता है, मतलब वो कितना अपने आप में एक जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता है, नई चीज़ों को, नई चीज़ों को किस तरीके से एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ में कितने क्रिएटिव है, अपनी अपने इमोशंस के बारे में वो कितने जागरूक है, कितने लोगों से वो उनके बारे में बात करते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि पुरानी चीज़ों पे, पुराने ढर्रे पे, पुराने ट्रैक पे जो लोग, कई लोग चलते रहते हैं, और कुछ लोग बहुत ओपनली नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक जैसे कि पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन आया कोविड का। अब कोविड का सिचुएशन, पैंडेमिक में क्या हुआ, टीचर्स के पास में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि उनको स्टूडेंट को ऑनलाइन मोड में पढ़ाना है, ठीक है। तो कई टीचर्स तो इस सिचुएशन में कंफर्टेबली नई टेक्नोलॉजी को सीख गए, और उनको ये भी पता था कि इसकी ज़रूरत है। बट कुछ टीचर्स को ऐसा लगा कि मैं नहीं, मुझे नहीं हो पाएगा ये नई चीज़ को सीखना, या फिर उनका मन ही नहीं किया, नहीं मुझे इस ऑनलाइन मेथड पे जाना ही नहीं है, ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, पढ़ाई तो वैसे ही होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका मन या उनकी पर्सनैलिटी में वो ओपननेस नहीं थी कि वो नई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाएँ, अडॉप्ट कर पाएँ। तो इस तरह से अगर किसी पर्सन में खुलापन है, वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पहला पैरामीटर हो गया, एक पहला मापदंड हो गया जिसमें हम चेक करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, कितना वो नई चीज़ों को सीखने के प्रति जिज्ञासु है, कितना क्यूरियस है, ठीक है। तो ये पहली हो गई। देन दूसरा, कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में दूसरा स्लाइड चेंज करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए वो कितना मेंटली तैयार है, वो कितना उनकी बुद्धि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है। दूसरा, दूसरा जो है कॉन्शियसनेस, इस वाले को पढ़ते हैं। Extent to which individuals value planning possesses the quality of persistent and achievement oriented, जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, अगर उनमें ये चीज़ है, तो हम ये इन पांचों चीज़ों को चेक करके हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा काम मिलना चाहिए। लाइक कोई एम्प्लॉयर है, तो वो एम्प्लॉई को उनके इन पांचों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेक करके ये देख सकते हैं कि उस पर्सन को कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम देना चाहिए। तो लाइक कॉन्शियसनेस में वो जो पर्सन जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, वो कैसा होगा? सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन होने के साथ में वो अपने काम को ईमानदारी से निभाने वाला होगा, और जो काम, जो गोल उनको दिए जाते हैं, उनको वो अचीव किए बिना दूसरे कोई गोल सेट नहीं करते। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि जो गोल मैंने सेट किए हैं, उनको पहले मैं अचीव करूँ, इधर-उधर ना भागूँ। जो भी नई चीज़ दिखी वो भी करना है, ये भी करना है, और जो पुराना गोल था उसको भूल गए। तो इस तरह के वो पर्सन नहीं रहते। मतलब इसका एक पॉज़िटिव साइड और नेगेटिव साइड, हर जो ये जो पैरामीटर्स हैं इनका पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों रहेगा, कि या तो उसमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी या बहुत होंगी। तो इस पे चेक किया जाता है पर्सनैलिटी को। दैट मीन्स अगर
कॉन्शियसनेस रहेगा तो वो पर्सन अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहेगा। वो अपने गोल्स को लेके बहुत सीरियस रहेगा कि मुझे ये गोल मैंने आज से 4 साल पहले सेट किया था तो मुझे इसको अचीव करना ही है, चाहे नए गोल कितने भी मेरे लाइफ में आ जाएँ। तो वो बहुत लॉयल होते हैं अपने काम के प्रति, बहुत डिवोटेड होते हैं, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अगर ये सब चीज़ें कम रही तो क्या होगा? वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, उनका सारा काम अस्त-व्यस्त रहेगा, वो बिल्कुल भी ऑर्गनाइज़्ड वे में काम नहीं कर पाएँगे। तो ये दूसरा अ, जो मॉडल का जो दूसरा फैक्टर है वो ऐसे समझेंगे। देन नेक्स्ट ई, ओ सी, उसके बाद ई मतलब एक्स्ट्रावर्जन। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो वर्ड हमने सुने होंगे हमेशा, दो टर्म्स सुने हुए हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो अपनी बातों को लोगों से शेयर कर पाते हैं, जल्दी से लोगों में घुल मिल पाते हैं। उनकी भावनाएं जो होती हैं वो बहुत सकारात्मक होती हैं, बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, जल्दी से दूसरों में मिक्सअप हो जाते हैं, जल्दी से नई फ्रेंडशिप करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने काम को करने को लेके। बहुत एक्साइटेड फ़ील करते हैं कि मेरा ये काम अच्छे से हो और दूसरों के साथ काम करने में बहुत उनको मज़ा आता है। टीम वर्क जो होता है ना, एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो टीम वर्क में काम करना बहुत पसंद टीम में काम करना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है, उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो दूसरों से मिक्सअप होके उनसे काम कैसे करवाना और दूसरों से को हेल्प करते हुए अपने काम को कैसे बेटर बनाना, ये सब चीज़ें एक्सट्रोवर्ट पर्सन में होती है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट हो, इंट्रोवर्ट, तो वो काम अकेले करना पसंद करेंगे, टीम में काम करना उनको नहीं अच्छा लगेगा, उनको अपनी बातें दूसरों से शेयर करना नहीं अच्छा लगेगा। अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ें पूछे कि आप किस तरीके से काम करते हो, हमको भी बताओ। हम भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, हमको भी अच्छे से बेटर काम करना है आपके जैसे, हमको अपनी परफ़ॉर्मेंस बेटर बनानी है। तो वो अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करना नहीं ठीक समझते, बिकॉज़ वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रोवर्ट पर्सन है तो उसको उस तरीके का काम, जैसे टीम में काम करने वाले, लीडरशिप, ऐसे काम इनको दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर वही पर्सन इसका जस्ट अपोजिट है, इंट्रोवर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर्सन के लिए कोई काम ही नहीं है। उस पर्सन के लिए रिसर्च, जहाँ पे उनको अकेले काम करना होता है, शांति से काम करना होता है, किसी से बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग नहीं करनी होती, जिससे कि वो अपने काम पे फ़ोकस कर पाएँ। बिकॉज़ उनका नेचर ही वही, वो वहाँ बोर नहीं होंगे अकेले काम करके, है ना? लेकिन अगर किसी एक्सट्रोवर्ट पर्सन को अकेले काम करने दिया जाए, उनको लाइब्रेरी में दे दिया जाए, लाइब्रेरियन है या फिर वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उन लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सन बोर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको चाहिए लोगों से डिस्कशन, लोगों से बातचीत, लीडरशिप, टीम में काम करना। तो जो जैसा पर्सन है उसको उसके अकॉर्डिंग अपना फ़ील्ड चूज़ करना चाहिए या एम्प्लॉयर को उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। लाइक अगर कोई पर्सन बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है? तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट दिया जाए जिससे कि वो लोगों को कन्विंस करे, वो लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए और वो काम वो अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यही इंट्रोवर्ट पर्सन को अगर सेल्स दे दिया तो वो अपनी बातें ठीक से रख नहीं पाएँगे, वो वहाँ चुप रहेंगे और वो अपने जो डेज़िग्नेशन है उसके साथ में जस्टिस नहीं कर पाएँगे। तो ये 5 जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी की पर्सनैलिटी को समझ के, वो खुद उस पर्सन के लिए कि मैं क्या फ़ील्ड चूज़ करूँ, क्या मेरी पर्सनैलिटी को सूट होगा। तो इनमें से ही हुआ ओ, उसके बाद सी का कॉन्शियसनेस, उसके बाद ओसीई, ई का एक्स्ट्रावर्जन, उसके बाद आया ए, उसके बाद आया ए, एग्रीएबल। एग्रीएबल पर्सन, एग्रीएबल जो उनकी क्वालिटी होती है वो कैसे चेक करते हैं? मतलब सहमतता, दूसरों के साथ में हम कितने आसानी से सहमत होते हैं, दूसरों की चीज़ों में हम उनके काम करने के तरीके से
कितना एग्री करते हैं लोगों से, कितनी उनकी हम तारीफ कर पाते हैं जब कोई कुछ अच्छा कर रहा है, कोई कलीग हमारा कुछ अच्छा काम करता है, कोई हमारे साथ का स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करता है, किसी की कोई अचीवमेंट है, तो हम कितना अपने आप को उनके साथ में खुश रख पाते हैं। ये सब इसमें आता है। दूसरों के प्रति प्रति कोई डाउटफुल नेचर, या कोई उम, उनके ऊपर शंका, या फिर जस्ट अपने आप को उसका कॉम्पिटिटर समझना, अगर इसका अपोजिट रहेगा तो एग्रीबलनेस मतलब दूसरों के साथ में ट्रस्ट रखने वाला, ऑनेस्टी, डिसेंसी, ये उनके गुण होते हैं। लेकिन अगर इसी का अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? ना ही वो दूसरों को हेल्प करना पसंद करेगा, ना ही वो दूसरों की बातों में जल्दी सहमत होगा। क्यों नहीं सहमत होते? बिकॉज़ वो दूसरों पे शंका करते हैं, दूसरों पे उनको डाउट होता है उनके काम पे। तो ऐसे लोग क्या होता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रख पाते वर्क प्लेस पे, फैमिली में, है ना? तो यहाँ पे पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। एग्रीएबलनेस जो पर्सन होगा, एग्रीएबलनेस जिसमें होगी, वो दूसरों के क्यों हमेशा हेल्प करने के लिए आगे रहेगा कि आप अच्छा काम करते हो, या आप उनको हमेशा एनकरेज करेगा, उनको हमेशा मोटिवेट करेगा, और आसानी से वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होता है कि चलो ठीक है, मैंने आपके लिए कर दिया, कोई बात नहीं है। बिकॉज़ वो एक पॉजिटिव उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका जो सोचने का तरीका होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। और अगर इसी का अपोजिट रहा तो क्या होगा? दूसरों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, दूसरों से कंप्लीटली वो अग्री नहीं करेंगे, दूसरों की बात पे उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और दूसरों की भलाई करने के मामले में भी वो बहुत उदासीन जैसे रहते हैं, उनको लेना देना नहीं होता, वो अपना काम करते हैं। इसका अग्रीएबलनेस का अपोजिट, और एक रूखा सूखा सा उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो काफ़ी रूखा होता है, काफ़ी रूड होता है। तो एग्रीएबलनेस है या नहीं, ये चेक करके भी हम पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद आया ओशीन का एन, न्यूरोटिक्सिज्म। न्यूरोटिक्सिज्म मतलब होता है अपने मन पे कंट्रोल, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि कोई पर्सन इमोशनली स्टेबल है या नहीं, ये इस पांचवें फैक्टर से चेक किया जा सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन इमोशनली स्टेबल है या नहीं? जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब वर्क प्लेस पे, फैमिली में, कि जब किसी कारण से गुस्सा आ जाए, कोई फेवरेबल सिचुएशन ना हो, कोई हमको डांट दे, या हमारा काम प्रॉपर ना हुआ हो, तो वो पर्सन एकदम स्ट्रेस और चिंता में चले जाता है, नेगेटिव बातें सोचने लगता है, नेगेटिव बातें करने लगता है, दूसरों को खराब बिहेवियर उसका हो जाता है वैसी परिस्थिति में, या वो एकदम रिलैक्स रहता है और उस नेगेटिव जो सिचुएशन सामने आई है उसको इजीली अडॉप्ट करके उसमें से कोप अप करने की कोशिश करता है कि हाँ, मेरे काम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लेकिन मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मेरा अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है, तो मैं क्या ऐसे में ना गुस्सा करूँगा, ना किसी को मैं उल्टा-सीधा बोलूँगा, लेकिन मैं अपनी इस प्रॉब्लम से या मेरी वज़ह से जो गड़बड़ हुई है काम में, या फिर मेरा खुद का कोई नुकसान, अगर किसी जैसे कि समझिए कि यहाँ पे केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी की बात नहीं हो रही है। अगर किसी को बिज़नेस में कोई लॉस हो गया, बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो गया, फाइनेंशियली बहुत लॉस हो गया, तो अगर वो पर्सन, ऐसे सिचुएशन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो अपना मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस खो देगा, और वो क्या करेगा, जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको ब्लेम करना स्टार्ट करेगा। चाहे गलती उनकी ही क्यों, खुद की ना क्यों ना हो। वो उनको ब्लेम करेंगे कि आप लोगों की वज़ह से ऐसा हुआ, या हो सकता है कि दूसरों में कमियाँ निकालें, जबकि गलती उनकी थी ही नहीं। पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अब उनको इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, उनका बैलेंस नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, क्रोध आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव बातें करने लगते हैं, या फिर इसका जस्ट अपोज़िट, वो पर्सन अपने आप को वैसी सिचुएशन में स्टेबल रखेगा, दूसरों को कोई उसके लिए ब्लेम नहीं करेगा,
वो रियलिटी को देखेगा कि गलती किसकी थी। अगर सच में मेरी गलती थी, तो मैं इस गलती को नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूँगा, और अगर दूसरों की गलती थी, तो उनको वो समझाएगा कि ये चीज़ ऐसे हुई है, इसकी वजह से हमारा इतना-इतना फाइनेंशियली लॉस हुआ है, अब हमको इस गलती को रिपीट नहीं करना है। उससे क्या पता चलता है कि उस पर्सन का अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, और वो अपनी नकारात्मक भावनाओं मतलब नेगेटिव जो इमोशंस है, उनको आराम से कंट्रोल में रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो। ये जो पांचों ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, उन पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, इन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, इन पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए। ये जो मॉडल है ओशिन मॉडल पर्सनैलिटी का, बहुत लोगों ने इसका समर्थन भी किया है कि ये मतलब इस तरीके से पर्सनैलिटी को चेक किया जा सकता है, और कुछ ने इसको समर्थन नहीं भी किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया है। मतलब इसके दायरे हैं, इससे किसी की पर्सनैलिटी का प्रॉपरली नहीं जाना जा सकता, इस तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मतलब एक डिबेट है, एक बहस का विषय है ये। उनका कहना है, जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कि ये बिग फाइव जो ट्रेट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं, सभी ह्यूमन बींग्स के बारे में प्रॉपर जो एनालिसिस ये नहीं दे पाते। मतलब हम केवल इन पांचों के बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक चैलेंज है। मतलब उनका कहना है कि ये पांच, केवल पांच फैक्टर से हम किसी व्यक्ति की, किसी के व्यक्तित्व की हम कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन या पूरी तरह से उसको उसकी जानकारी हम किसी व्यक्ति की हमको इससे नहीं मिलती। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जिनको हमने इसमें इन पांचों में सारी चीज़ें नहीं आती। तो ये है फाइव ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ओशिन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी को समझा, और पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए उसके ओशिन मॉडल को समझा।